मैं एक जांबाज ईरान में एक अहम मिशन मुकम्मल कर चुका हूं। पूरी कहानी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम कहानियां बिला ताख़िर मिलती रहें। और इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो आइए कहानी की तरफ चलते हैं। अगले रोज हम दिन चढ़े तक सोते रहे और शाम को वलीमे की दावत के लिए तैयार होकर शाम 7:45 बजे कॉन्टिनेंटल होटल में पहुंचे। कॉन्टिनेंटल होटल के एक हॉल में काउसी ने वलीमा डिनर का इंतजाम किया था। सपना उरूसी जोड़े में जेवरात से लदी हुई थी। एक अजीब बात को जो हमारे माशरे का खुसूसी हिस्सा है मैंने नोट किया। सपना कई माह से हमारे ग्रुप में शामिल थी। शादी से पहले कैसर और सपना निहायत बेतकल्लुफी से बात करते और नाम लेकर एक दूसरे को पुकारते थे, लेकिन अब कैसर को सपना सुनिए कहकर मुखातिब करती और कैसर भी हमारे सामने सपना से बात करते हुए झिझकता था। काउसी ने हमारे और मिसेस जाहिदी के अलावा अपने कई हम मनसब फौजियों और दोस्तों को उनकी बेगमात के साथ मदऊ किया था। ईरान में अपनी कौमी जबान के अलावा फ्रांसीसी जबान इंग्लिश से ज्यादा बोली जाती है। मगरबी रिवाज के मुताबिक सिवाय दुल्हा और दुल्हन के बाकी तमाम मेहमानों की नशिस्तें इस तरह तरतीब दी गई थी कि हर एक खातून के दोनों जानिब 2 मर्द बैठे जिनमें उनका शौहर नहीं होता था। ये मिक्स डिनर था। दोनों जानिब खवातीन और उनके साथ 2 मर्द बैठे थे। 2 अमरीकी भी मेहमानों में शामिल थे जिनका तारुफ करवाते हुए काउसी ने बताया था कि ये ईरान की बाय प्रोडक्ट्स जिनमें मोबिल ऑयल, डीजल ऑयल और मोमबत्तियां वगैरह शामिल हैं, उनके 2 कारखानों के इंजीनियर हैं। वो हम सब से बड़ी गर्मजोशी से मिले। वो माहा को बड़े गौर से देख रहे थे। माहा ने यहाँ भी हिजाब ओढ़ा हुआ था और मेकअप से उसने बड़ी हद तक अपने चेहरे के नुकूश को बदल लिया था और हिजाब से वो चेहरे को खासी हद तक ढांपे हुए थी। खाने के बाद डाइनिंग टेबल से उठकर हम हॉल में रखे सोफों पर बैठ गए। माहा ने टेबल से उठने के बाद मेरे करीब आकर कहा कि दोनों अमरीकन बड़े गौर से मुझे देख रहे थे और एक लम्हे को भी उनकी निगाहें मेरे चेहरे से नहीं हटी। गालिबन वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे थे। मैंने माहा को तसल्ली दी और कहा कि अब मैं इन अमरीकियों के पास बैठूंगा और उनकी तवज्जो दूसरी तरफ मबजूल करने की कोशिश करूंगा। सोफे पर मैं उन अमरीकियों के साथ ही बैठ गया और उनसे उनके बिजनेस के मुताल्लिक पूछने लगा। मैंने बड़ी जल्दी महसूस कर लिया कि उनमें एक तो खालिस अमरीकी लहजे में बात कर रहा था, लेकिन दूसरे की इंग्लिश से साफ महसूस होता था कि वो मिडल ईस्ट के किसी मुल्क से ताल्लुक रखता है। अमरीकी लहजे में डाल और टे के हुरूफ सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ बोले जाते हैं, लेकिन फ्रेंच, ईरानी, सऊदी, मिस्री और मिडल ईस्ट के दूसरे ममालिक में डाल को दाल और टे को ते बोला जाता है। मैंने महसूस किया कि दोनों अमरीकी गुफ्तगू तो मुझसे कर रहे थे, लेकिन उनका ध्यान माहा की तरफ था। आखिर अमरीकी लहजे में बोलने वाले से ज़ब्त न हो सका और उसने मुझसे माहा की तरफ इशारा करते हुए पूछा कि हु इज दैट लेडी। मैंने कहा कि माई वाइफ एंड ऑल्सो माई फर्स्ट कजन, वी हैव 3 चिल्ड्रन। मैंने उनका ध्यान माहा की असलियत जानने की तरफ से हटाने की कोशिश की। उस अमरीकी ने कुछ कहना चाहा, बट दैट लेडी, और मैंने उसकी बात काटते हुए कहा कि लिसन मिस्टर, वी डोंट लाइक टू डिस्कस आवर वाइव्स विद स्ट्रेंजर्स। मेरे लहजे की करख्तगी को महसूस करते हुए वो अमरीकी खामोश हो गया। जनरल काउसी ने वहीं पर सपना को जेवर का एक सेट तोहफे में दिया और थोड़ी देर बाद मैंने काउसी से इस वलीमा डिनर का शुक्रिया अदा किया और साथियों समेत होटल से बाहर आ गया। अभी हम होटल की पार्किंग की तरफ जा रहे थे कि 2 सिविलियन लिबास में मलबूस ईरानियों ने मुझे रोका और मुझसे ईरान आने की वजह पूछी। मैंने सख्ती से उन्हें कहा कि वो कौन हैं जो मुतारिफ हुए बगैर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। उनमें से एक जो सीनियर दिखाई देता था, एक कार्ड निकाल कर मुझे दिखाते हुए कहा कि हम सावक से हैं और हमारे फराइज में ये शामिल है कि हम अजनबी और गैर मुल्कियों से उनकी ईरान आने की वजह पूछें। सावक ईरान की जासूसी एजेंसी थी। मुजम्मिल और इमरान भी मेरे करीब आ गए थे और मैंने उन्हें कहा कि आपको कोई एतराज़ तो ना होगा कि अगर जनरल काउसी को, जिनके हम मेहमान हैं, यहाँ बुला लें ताकि वो आपको हमारी शनाख्त करवा सकें। मुझे सिर्फ एक ही खौफ था कि मैं और मेरे साथी उस होटल में मुसल्लह होकर आए थे और मुझे खदशा था कि अगर बात बढ़ गई और तलाशी की नौबत आई तो हम नाजायज़ असलहा रखने की कोई वजह बयान न कर सकेंगे। सावक के दोनों एजेंट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा, गोया कुछ फैसला कर रहे हों। फिर उनके सीनियर ने आहिस्तगी से कहा कि हमको किसी फौजी से ना तो बात करने की ज़रूरत है और ना ही हमारा उनसे कोई वास्ता है। आपके मुताल्लिक हमारे अफसर आला ने हमें हुक्म दिया है
کہ آپ سے چند معلومات حاصل کرنے کے لیے وہ آج رات آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کو ہمارے ساتھ اکیلے چلنا پڑے گا۔ ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے، اس لیے آپ کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ آپ خاموشی سے ہمارے ساتھ چلیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں پر آپ اکیلے نہیں بلکہ آپ کے ساتھی بھی موجود ہیں۔ ہمیں اگر آپ کو گرفتار کرنا ہوتا تو ہم بھی اپنے ہمراہ اپنے بہت سے آدمیوں کو لے کر آتے۔ آپ خامخواہ معمولی سی بات کو پیچیدہ نہ بنائیں، ورنہ ہمیں مجبوراً اپنے آدمیوں کو بلوانا پڑے گا۔ ان کی باتوں سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ وہ مجھے ہر صورت میں اپنے ہمراہ لے کر جائیں گے۔ میں نے صورتحال سے اندازہ لگاتے ہوئے انہیں کہا کہ میں چند منٹ کی مہلت چاہتا ہوں تاکہ اپنے ساتھیوں کو بتا سکوں کہ میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں، ورنہ وہ میرے اچانک غائب ہونے سے بہت پریشان ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں اپنے ایک ساتھی کے دعوت ولیمہ میں آئے ہوئے تھے۔ ساوک کے دونوں کارکنوں نے جو اچھی خاصی انگریزی بول رہے تھے اور انداز گفتگو سے بھی خاصے اہم افسر دکھائی دیتے تھے، مجھے ساتھیوں سے ملنے کے لیے 5 منٹ کی مہلت دی۔ میں مزمل اور عمران کی طرف گیا جو مجھے 2 اجنبیوں سے بات کرتا دیکھ کر مجھ سے قدرے فاصلے پر رک گئے تھے۔ میں نے انہیں بتایا کہ ساوک کے 2 ایجنٹ مجھے اپنے ساتھ لے جانے پر مصر ہیں، لہٰذا وہ خاموشی سے گھر چلے جائیں اور جنرل کاؤسی سے مسلسل رابطے میں رہیں اور اپنا تمام اسلحہ سوٹ کیسوں میں رکھ کر مسز زاہدی کے حوالے کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے میں پہلے عمران سے بغلگیر ہوا اور پھر مزمل سے گلے ملتے ہوئے میں نے اپنا پسٹل اس کی جیب میں ڈال دیا۔ میں نے عمران اور مزمل سے کہا کہ میری غیر موجودگی میں تمام ساتھیوں کی ذمہ داری میں انہیں سونپتا ہوں۔ قیصر کو بھی وہ میرے متعلق نہایت مختصر الفاظ میں بتائیں، اور اگر میں کسی وجہ سے بھی 3 روز تک واپس نہ آ سکا تو وہ سب ساتھیوں کے ساتھ کراچی جا کر میٹروپول ہوٹل میں ٹھہریں، اور اگر وہاں بھی 1 ہفتے تک نہ پہنچ سکا تو میری طرف سے مشن کا خاتمہ سمجھ کر اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں۔ عمران اور مزمل کو ہدایات دے کر میں ان ایجنٹوں کے پاس آیا اور انہیں کہا کہ میں چلنے کو تیار ہوں۔ دونوں ایجنٹ میری دونوں جانب چلتے ہوئے بجائے ہوٹل کی پارکنگ کے مین روڈ پر آ گئے، جہاں ایک طرف ایک بڑی سیاہ شیشوں والی سیاہ رنگ کی گاڑی کھڑی تھی۔ شوفر نے پچھلا دروازہ کھولا اور مجھے اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی پر نمبر پلیٹ کی جگہ مخصوص نشان کی پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ دونوں ایجنٹ میرے دونوں طرف بیٹھ گئے۔ اگلی اور پچھلی سیٹوں کے درمیان بھی ایک سیاہ شیشہ لگا ہوا تھا، یعنی پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے مجھے باہر کی تیز روشنیوں کے بہت ہی مدھم سے نشان دکھائی دے رہے تھے، اور آگے سے بھی کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ ہمارے بیٹھنے کے ساتھ ہی ڈرائیور نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھائی اور تقریباً 45 منٹ کی ڈرائیونگ اور کئی جانب مڑنے اور گھومنے کے بعد ایک جگہ گاڑی روک دی۔ گاڑی سے باہر نکلنے سے پہلے ایک ایجنٹ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی ہتھیار ہے؟ میں نے کہا کہ میں ولیمے کی دعوت میں شرکت کے لیے آیا تھا، میں کسی سے لڑنے بھڑنے نہیں، اور پھر ہم غیر ملکیوں کو ایران میں ہتھیار لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں تو میری تلاشی لے لیں۔ میرے اس جواب پر دونوں ایجنٹ خاموش ہو گئے۔ ہم گاڑی سے باہر نکلے تو مدھم نیلی روشنیوں میں جو باغ میں جل رہی تھی، میں نے دیکھا کہ اونچی 4 دیواری میں گھری ہوئی ایک بڑی کوٹھی ہے۔ ایجنٹ میرے ساتھ کوٹھی میں بنے ایک کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے ہوئے تھے جو ان ایجنٹوں کو دیکھتے کے ساتھ ہی کھڑے ہو گئے اور ایڑیاں بجا کر انہیں سیلوٹ کیا۔ ایک ایجنٹ نے سر ہلایا اور پہلے سے وہاں موجود ایک آدمی اندرونی دروازے سے اندر چلا گیا۔ ہم وہیں پڑی کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ ان سب کے چہرے اتنے سپاٹ تھے کہ ان سے کسی بات کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا۔ مجھے اس واقعے سے خاصی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ میں نے سگریٹ نکال کر سلگایا اور لمبے لمبے کش لیے تاکہ خود کو نارمل کر سکوں۔ بھارت میں ڈی ایم آئی کی قید اور تشدد کے واقعات ایک ایک کر کے میری آنکھوں کے سامنے سے گزر گئے، اور ذہن میں خیال آیا کہ اب نامعلوم مجھے کن صعوبتوں سے گزرنا پڑے گا۔ یہ لوگ نہ جانے میرا کیا حشر کریں۔ میں نے اب تک جتنے دشمنوں کو ٹھکانے لگایا تھا، اس کے بعد میں نے خود کو ہر قسم کی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر خود کو تیار کر رکھا تھا۔ ہر مشن پر جاتے وقت کم از کم میں یہی سوچ کر جاتا تھا کہ یہ میرا آخری مشن بھی ہو سکتا ہے، اور جس طرح میں دشمنوں پر بے دریغ فائر کرتا تھا، اسی طرح کسی کی گولی کا میں بھی شکار ہو سکتا تھا۔ انہی سوچوں میں میرا سگریٹ ختم ہو گیا، لیکن طلب ختم نہ ہوئی۔ اسی سگریٹ سے میں دوسرا سگریٹ جلانے ہی لگا تھا کہ اندر گیا شخص واپس آیا اور ایجنٹوں کی طرف دیکھ کر سر ہلایا۔ سینئر ایجنٹ نے مجھے کہا کہ افسر اعلیٰ کے پاس جانا ہے۔ میں نے سگریٹ ایشٹرے میں رکھا اور ہم اندرونی دروازے سے گزر کر کوٹھی کے اندر بنی گیلری طے کر کے دوسری جانب کی غلام گردش میں پہنچے۔ وہاں پہنچ کر مجھے احساس ہوا کہ ہم پچھلی جانب سے اس وسیع کوٹھی کے اندر داخل ہوئے تھے، کیونکہ اس طرف کے باغ میں تیز روشنیاں جل رہی تھیں اور کئی گاڑیاں بھی کھڑی تھیں۔
गुलाम गर्दिश में एक कमरे में जो गालिबन लाइब्रेरी के तौर पर इस्तेमाल होता था, एजेंट मुझे साथ लिए दाखिल हुआ। एक मेज की दूसरी जानिब एक 50 साल के लगभग उम्र का सफेद बालों और क्लीन शेव वाला आदमी एक आरामदेह कुर्सी पर बैठा मुंह में पाइप लिए किसी किताब की वर्क गर्दानी कर रहा था। एजेंट ने एड़ियां बजाकर उसे सैल्यूट किया। उस शख्स ने पढ़ने की ऐनक लगाई हुई थी। सर उठाकर मुझे और एजेंट को देखा और सर हिलाया। एजेंट फौरन ही वापस चला गया। उस शख्स ने किताब मेज पर रखी और ऐनक उतारते हुए बोला कि मैं तुम्हारे सिर्फ एक नाम से ही नहीं बल्कि कई नामों से वाकिफ हूँ और अपना नाम और ओहदा बताना नहीं चाहता, इसलिए इन रस्मी तकल्लुफात की बजाय हम सीधे मतलब की बात करते हैं। तुम सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ और सिगरेट भी पी सकते हो। यकीन जानिए कि मैं जिंदगी में पहली बार किसी शख्स के रवैये और गुफ्तगू से मुतासिर हुआ या घबराया था। मैं कुर्सी पर बैठ गया और खामोशी से उसके चेहरे को देखने लगा। उसकी निगाहें भी मुझ पर जमी हुई थी। शायद हम दोनों एक दूसरे को निगाहों से तोलने की कोशिश कर रहे थे। कुछ देर तो एक दूसरे को तकते रहने के बाद उसने सुकूत तोड़ा और कहा कि मैं फजूल और लंबी बातें नहीं करता और मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझसे टू द पॉइंट बात करोगे। वो बड़ी साफ सुथरी अंग्रेजी में बात कर रहा था। मैंने भी मुख्तसर सा जवाब दिया कि मैं आपको मायूस नहीं करूंगा। उसने मेरी बात सुनकर मेज पर पड़ा हुआ हवाना के आला सिगारों का डब्बा खोला और मुझे एक सिगार पेश किया। मैंने सिगार सुलगाया तो उसने बड़े धीमे लहजे में मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि भारत की वजारत खारजा ने अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट्स पर मबनी एक बड़ी फाइल हमें भेजी है। तुमने और तुम्हारे साथियों ने भारतीय एजेंटों और पाकिस्तान के दुश्मन भारतीयों के खिलाफ जो कुछ भारत, बांग्लादेश, थाईलैंड और सऊदी अरब में किया है वो सब कुछ इस फाइल में मौजूद है। यहाँ तक कि उन्होंने हमें ये भी बताया कि तुम अब ईरान में हो और अपने साथियों के साथ ईरान में तशद्दुद भरी कार्रवाइयाँ करोगे। यहाँ पर भारतीय सिफारत खाने ने हमसे उनके सिफारती अमले और सिफारत खाने की हिफाजत के लिए खुसूसी तौर पर हिफाजती गार्ड मुहैया करने की दरखास्त की है। तुम अपने चंद साथियों के हमराह रामसर गए थे और वहाँ तुम्हारे 2 रोज क़याम के दौरान ही अमेरिकन अड्डे को माँ उसके काम करने वाले बेशतर अमरीकियों के ख़त्म कर दिया गया। बादियों नज़र में ये तुम्हारी टीम का काम दिखाई देता है, हालांकि तुम्हें इस वाक़े में मुलव्विस करने का हमारे पास कोई सबूत नहीं। जैसे तुम्हारे मुल्क में ISI हुकूमत की वफादार होने की बजाय मुमलिकत की वफादार है और उसे इस बात से कोई गरज नहीं कि कौन सी पार्टी या शख्स हुक्मरान है, बिल्कुल वैसे ही सावक भी मुमलिकत ईरान की वफादार है। शहनशाह की नज़रों में अपना मकाम बनाए रखने के लिए हम कभी कभार शाह के मुखालिफिन को पकड़ लेते हैं और शाह और उसके हवारियों को ये कहकर कि हमने उन मुखालिफिन को हलाक कर दिया है, ईरान से बाहर भिजवा देते हैं। इतनी अहम और इंतहाई राज की बातें मैं तुम्हें महज इसलिए बता रहा हूँ कि भारत की हमें भेजी हुई फाइल को उनके नुक्ता नज़र से पढ़ने के बाद जब मैंने इस फाइल को दोबारा अपने नुक्ता नज़र से पढ़ा तो मुझे साफ दिखाई दिया कि तुम्हारी और तुम्हारे साथियों की हर कार्रवाई के पीछे सिर्फ अपने वतन और मुमलिकत से मोहब्बत छुपी हुई है। खुफिया एजेंसियां और फौज भी मुमलिकत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए होती हैं, हुक्मरानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नहीं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बादशाहत है और मेरी एजेंसी के बेशतर कारकुन अपनी वफादारियाँ शाह को बेच चुके हैं। एक मर्द मोमिन इमाम खुमैनी, जिसे अरसा दराज से जिलावतन कर दिया गया है, फ्रांस से ईरानी अवाम को बेदार करने के लिए अपनी तकारीर की कैसेटें भिजवा रहा है। उसकी तकारीर ने ईरानी अवाम में एक नई रूह फूंकती है और शहनशाहियत के खिलाफ उबलता हुआ लावा किसी वक्त भी फट सकता है। मैं ऐसे नाजुक हालात में मुमलिकत ईरान के दुश्मनों के खिलाफ कोई कार्रवाई महज इसलिए नहीं कर सकता कि फौज के जनरल और दूसरी सरकारी एजेंसियों के लोग शाह के नमकखार और हामी हैं। वो आदमी जो तुम्हें यहाँ लाए हैं वो मेरे और मुमलिकत के इंतहाई वफादार और काबिल एतमाद हैं। मुझे तेहरान में यहूदियों की एक बहुत बड़ी साजिश का पता चला है। मैं उसके कतई सबूत हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसके लिए मुझे काबिल एतमाद ऐसे लोग नहीं मिल रहे जो इस साजिश को कामयाब होने से पहले ही रोक सकें। मेरी इत्तलात के मुताबिक अगर ये साजिश कामयाब हो गई तो ईरान की 3/4 आबादी का इससे हलाक होने का खदशा है। अगर तुम लोग इस साजिश को नाकाम बनाने में हमारे साथ ताउन करो तो मुझे यकीन है कि ईरान एक बहुत बड़ी तबाही से बच जाएगा। वो शख्स खामोश हुआ तो मेरी तरफ जवाब तलब निगाहों से देखने लगा। चंद लम्हे तो मैं इस काबिल ही न था कि कुछ बोल सकूं। आखिर अपने हवास को मुजतमा करते हुए
मैंने उससे कहा कि भारत और इसराइल सिर्फ पाकिस्तान के ही नहीं बल्कि सारी दुनियाए इस्लाम के दुश्मन हैं। हम अपनी जानें हथेलियों पर लिए उनसे नबर्द आज़मा हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि मुमलिकत ईरान के दुश्मनों को हम अपना दुश्मन समझते हैं और उनकी साजिशों को नाकाम बनाने में हम अपना भरपूर किरदार अदा करने को तैयार हैं। मैंने सावक के सरबराह को अपने ताउन की जो यकीन दहानी करवाई थी और उसके बारे में जो अल्फाज कहे थे वो दिल की गहराइयों से निकले थे। सावक का सरबराह कोई बच्चा या ना तजर्बेकार न था कि वो सच और झूठ में तमीज न कर सकता। भारतीय हुक्काम को भेजी हुई फाइल भी उसने पढ़ी थी जिसमें हमारे गुज़श्ता मिशनों के बारे में तफसीलन हर बात दर्ज थी। इस फाइल से उसने ये नतीजा अखज़ किया था कि मैं और मेरे साथी अब तक जो कुछ भी करते रहे हैं उसमें हमारी जर्रा बराबर भी ज़ाती अगराज शामिल न थी, बल्कि अपने वतन की मोहब्बत में हमने अपने वतन दुश्मनों को ठिकाने लगाया था। फाइल में सऊदी अरब में हमारी कार्रवाइयों का मकसद भी पाकिस्तान और मिल्लत इस्लामिया के दुश्मनों की पोशीदा और ज़ाहिरी सरगर्मियों का खात्मा करना था, जिसे सावक का सरबराह बखूबी समझ चुका था। इसकी बेहतरीन मिसाल कश्मीर है, जहां भारतीय हठधर्मी और जबरिया कब्जे के खिलाफ लड़ने वालों को हम मुजाहिद कहते हैं और भारतीय हुकूमत उन्हें शरपसंद, लुटेरे और न जाने किन किन नामों से पुकारती है। सावक के सरबराह ने कुर्सी से उठकर और मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़ा। मैं भी खड़ा हो गया। उसने मुझे गले लगाया और दफ्तर में पड़े सोफों पर मेरे साथ बैठ गया। हम वहाँ बैठे ही थे कि अर्दली चाय और बिस्किट ले आया, जिनके लिए उसने शायद अपनी कुर्सी पर बैठे हुए ही घंटी बजाकर अर्दली को ऑर्डर दिया था। अर्दली के जाने के बाद चाय पीते हुए सावक के सरबराह ने कहा कि अब जबकि शक व शुबहात के सब पर्दे उठ चुके हैं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम अली कोशिश है और मैं लेफ्टिनेंट जनरल हूँ और मेरे दोनों नायबीन जिन पर मुझे इतना ही एतमाद है जितना कि खुद अपनी ज़ात पर कर्नल महमूद शिराजी और मेजर असफंद हैं, ये दोनों हमारे दरमियान राब्ते का काम करेंगे। ये तुमसे हमेशा सिविलियन लिबास और मुख्तलिफ भेस बदल कर मिलेंगे। यहाँ पर हालात इस कदर संगीनी इख्तियार कर चुके हैं कि हमारे महकमे की भी निगरानी की जाती है और हमारे तमाम टेलीफोन ऑब्जर्वेशन पर हैं। हमारी निगरानी करने वाले खुद शाह के मुखालिफ ईरानियों को मारकर उनके कत्ल हमारे जिम्मे डाल देते हैं, जिनके बायस अवाम में सावक की दहशत बैठी हुई है। मैं बहुत जल्द ही आपसे राब्ता करूंगा। आपको एक मिशन दिया जाएगा जिसमें हमारी पूरी आनत होगी। उस मिशन में आपकी कामयाबी ईरानियों की बहुत बड़ी बेगुनाह आबादी को मौत के मुंह से बचा सकेगी। उस मिशन में खुदा न खास्ता अगर आप एक्सपोज हो गए तो आपको हमारे महकमे का हवाई जहाज या स्पीड बोट, जो मिशन के दौरान हर वक्त तैयारी की हालत में होंगे, खलीज के दूसरी तरफ मुत्तहिदा अरब अमारात की किसी भी रियासत तक पहुंचा देंगे। स्पीड बोट का मैंने इसलिए कहा कि इस मिशन का बेशतर हिस्सा बंदर अब्बास में होगा। रासुल खैमा बंदर अब्बास बहुत करीब है। इस मिशन के लिए आपको जिन जिन हथियारों और धमाका खेज सामान की जरूरत पड़ेगी वो हम आपको मुहैया करेंगे। मुझे अपने साथियों से अलग हुए 2 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका था। उन्हें जो कुछ बताकर मैं उनसे अलहदा हुआ था उससे उनकी तशवीश और परेशानी का मुझे बखूबी एहसास था। मैंने जनरल अली कोशिश को कहा कि इस तरह चले आने से मेरे साथी बेहद परेशान होंगे। जनरल हंसा और मेरे कंधे पर हाथ रख कर बोला कि मैं तुम्हारे साथियों की परेशानी को तुमसे ज्यादा जानता हूँ। तुम्हारे 3 साथियों ने कॉन्टिनेंटल होटल से ही हमारी इस गाड़ी का पीछा शुरू किया जिसमें तुम थे। हमारे ड्राइवर ने उन्हें डॉज देने और उनके पीछा करने से जान छुड़वाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हमारी गाड़ी इस 4 दीवारी में दाखिल हुई तो वो गेट के बिल्कुल सामने खड़े हो गए। चूंकि मेरा मकसद तुमसे मिलना और ये बातें करनी थी और मुझे ये भी इल्म था कि तुम्हारे साथी ज्यादा देर बाहर इंतजार नहीं करेंगे और जबरदस्ती अंदर घुसकर कहीं खून खराबा न करें, इसलिए मेरी हिदायत पर उन्हें इज्जत व तकरीम से बैरूनी ड्राइंग रूम में बिठाकर उन्हें यकीन दिलाया गया है कि आप बखैरियत हैं और जल्द ही उनके पास आ जाएंगे। और अब तो उनकी चाय वगैरह से खातिर तवाज़ो की जा रही है। यकीन जानिए कि ये बात सुनकर फख्र और खुशी से मेरा सीना फूल गया। जनरल अली कोशिश ने मेजर असफंद को बुलवाया और मुझे रुखसत करते हुए बोला कि आपका जो असल मिशन है और जितने वफादार आपके साथी हैं, मुझे यकीन है कि कामयाबियां हमेशा आपके कदम चूमेंगी। जनरल से रुखसत होकर मैं मेजर असफंद के साथ बैरूनी ड्राइंग रूम में आया। वहाँ कर्नल मुजम्मिल, मेजर इमरान और कैसर बैठे हुए थे। चाय और बिस्किट उनके सामने पड़े थे, लेकिन उन्होंने किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया था। उनके चेहरों से बेयकीनी और बेचैनी की कैफियत आया थी।
मुझे देखकर तीनों खड़े हो गए। मैंने मेजर असफन से उनका तारुफ करवाते हुए कहा कि मेरे इन साथियों ने क्या आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। असफन कहने लगा कि आप परेशानी की बात करते हैं, इन्होंने हमारे 10 मिनट के सफर को 45 मिनट का बना दिया और फिर भी हमारा पीछा करने से बाज नहीं आए। हमने कई छोटी सड़कों पर यकदम गाड़ी घुमाई, कई बार हमने गाड़ी की रफ्तार 200 किलोमीटर तक बढ़ा दी, लेकिन ये हमारे पीछे चिपके ही रहे। यहाँ पहुंचकर अगर हम इन्हें अंदर बुलाने में 5 मिनट की भी देर करते तो ये दीवारें फलांग कर अंदर आ जाते। मैंने मुजम्मिल से पूछा कि टैक्सी ड्राइवर ने क्या मखसूस निशान की गाड़ी का पीछा करने में हीलो हुज्जत तो नहीं की, तो उसने कहा कि ड्राइवर को तो हमने होटल की पार्किंग में ही जबरदस्ती पीछे बिठा दिया था, सारा वक्त कैसर ने ही गाड़ी चलाई। मैं साथियों को लिए हुए सड़क पर आया तो टैक्सी ड्राइवर की खौफ और सरासीमगी से जो हालत हो चुकी थी उसे देखकर मुझे हंसी आ गई। गाड़ी की चाबी कैसर अपने साथ अंदर ले गया था, वरना टैक्सी ड्राइवर कभी का रफू चक्कर हो गया होता। मुझे देखकर वो कहने लगा कि आका, मुझे गाड़ी की इतनी ज्यादा फिक्र नहीं थी जितनी अपनी जिंदगी की थी। इन्होंने गाड़ी इतनी तेज चलाई और ऐसे खतरनाक मोड़ काटे कि हर बार मुझे यही महसूस होता था कि अब गाड़ी उल्टी और हम सब जान से गए। ईरानी ड्राइवर ने अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में बहुत कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे कहा कि अब हमें घर ले चले। मैंने रास्ते में साथियों से कोई बात नहीं की, सिर्फ ये कहा कि उस कोठी के रास्ते को जहन में रखें। घर पहुंचकर मैंने टैक्सी ड्राइवर को उसकी तवक्को से ज्यादा किराया और इनाम दिया। मिसेस जाहिदी समेत मेरे सारे साथी ड्राइंग रूम में बैठे हमारी राह देख रहे थे। मैंने उन्हें हंसते हुए कहा कि एक पुराना वाकिफकार मिल गया था जिसने जबरदस्ती अपने घर ले जाने के लिए मुझे अगवा करने का ड्रामा खेलना चाहा, लेकिन मुजम्मिल, कैसर और इमरान ने उसके ड्रामे को अधूरा ही रहने दिया और पीछा करते हुए उसके घर पहुंच गए और मैं कुछ देर उस देरीना दोस्त के घर रहकर उनके हमराह वापस आ गया। सब समझ रहे थे कि मैं मसलहतन झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन किसी ने कुरेदने की कोशिश नहीं की। मैंने साथियों को कहा कि सुबह नाश्ते के बाद 10 बजे हमारी ड्राइंग रूम में मीटिंग होगी, अब सब जाकर आराम करें। मिसेस जाहिदी कहने लगी कि जनरल काउसी आपके लिए बहुत फिक्रमंद थे। जब मैंने उसे बताया कि एक मखसूस निशान वाली बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी आपको ले गई है तो वो सर पीट कर रह गया और कहने लगा कि वो इस बारे में सिवाय इत्तलात हासिल करने के कुछ नहीं कर सकता। हमारे यहाँ पहुँचने के हर 15 मिनट बाद उसका फोन आ रहा है। वो कुछ बताता तो नहीं, सिर्फ ये कहता है कि अगर आप लौट आएं तो मैं उसे फौरी तौर पर फोन करूं। अभी मिसेस जाहिदी की बात पूरी नहीं हुई थी कि काउसी का फोन आया। मिसेस जाहिदी ने उसे बताया कि मैं बखैरियत अपने तीनों साथियों के साथ लौट आया हूँ। काउसी ने मुझसे बात करना चाही तो मैंने उसे कहा कि मैं बखैरियत हूँ, कोई खास बात नहीं, बहरहाल अगर वो कल दिन को मुझसे मिले तो बेहतर रहेगा। ये बात करके मैं अपने कमरे में चला आया। रास्ते में माहा ने मुझसे पूछा कि क्या मेरे मुताल्लिक कोई बात थी। मैंने कहा कि नहीं, तुम्हारे मुताल्लिक नहीं बल्कि हम सब के मुताल्लिक थी और अब हम पहले से ज्यादा महफूज हैं। बाकी बात सुबह बताऊंगा। अगले रोज नाश्ते के बाद मैं साथियों के हमराह अपने ड्राइंग रूम में आ गया और उन्हें गुज़श्ता रात का वाकया और सावक के सरबराह से होने वाली गुफ्तगू का बताया। कैसर ने मेरे नंबर 2 की हैसियत से मेरी तमाम रुएदात सुनने के बाद कहा कि भाईजान, सावक वाले जिस अंदाज से आपको अपने हमराह ले गए वो बहुत ही नामुनासिब और गलत तरीका था। अगर सरबराह को आपसे मिलना और आपका ताउन दरकार था तो बेहतर और मुहज़्ज़ब तरीके से भी आपको बुलाया जा सकता था। आपने उनके साथ जाने से पहले जो हिदायत मुजम्मिल भाई और इमरान भाई को दी थी और जिस तरह वो आपको अपने हमराह ले गए, उससे हम सब की तो जान ही निकल गई। इमरान भाई ने मुझे आपके मुताल्लिक जल्दी में बताया और मैंने माहा को कहा कि आप घर जाकर फौरी तौर पर अपना असलहा तैयार रखें, हम भाईजान के पीछे जाते हैं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो हम भाईजान का ठिकाना देखकर फौरी वापस आ जाएंगे और फिर सब मिलकर उस जगह जाकर हमला करेंगे और भाईजान को छुड़वाने के लिए अगर हम सब की जानें भी गईं तो आखिरी सांस और आखिरी गोली तक हम उनसे मुकाबला करेंगे। ये तो अच्छा हुआ कि उस कोठी के अंदर से आपको साथ लाने वाले जल्द ही बाहर आ गए, वरना मुजम्मिल भाई को घर से सबको लाने के लिए भेजकर मैंने और इमरान भाई ने दीवार फलांग कर अंदर चले जाना था। फिर जो होता सो होता। मैंने कैसर को तसल्ली देते हुए कहा कि ये वाकई उनकी गलती थी कि मुझे इस तरह होटल के बाहर से ले जाया गया, लेकिन उन दोनों को भी मुझे बुलाने की हकीकत का इल्म नहीं था। पाकिस्तान और भारत में भी अगर खुफिया एजेंसी का सरबराह किसी शख्स को बुलाने के लिए अपने जूनियर्स को कहे तो वो तो इससे भी बुरा सलूक करके उसे साथ ले जाते हैं, चाहे सरबराह का मकसद उस शख्स से जो उसका दोस्त भी हो महज मिलना ही हो। बहरहाल जो कुछ हुआ उससे सावक के सरबराह को मेरे सामने ये तस्लीम करना पड़ा
कि मेरे साथी एक दूसरे पर जान निछावर करने से हरगिज दरेग नहीं करते। अभी जनरल काउसी भी आने वाला है, उसे भी ये इल्म हो चुका है कि सावक वाले मुझे ले गए थे। जनरल काउसी बेशक हमारा हमदर्द है, लेकिन शाह का वफादार है, जबकि सावक वाले सिर्फ मुमलिकत की बेहतरी और भलाई का सोचते हैं। इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं पहले जनरल काउसी से ये मालूम करने की कोशिश करूंगा कि वो मेरे होटल से जाने के बाद के वाक़यात के मुताल्लिक किस हद तक जानता है। मुझे यकीन है कि असल वजह उसे भी मालूम नहीं होगी। हम भी उसे कुछ नहीं बताएंगे। मैं यही कहूँगा कि वो किसी दूसरे गैर मुल्की के मामले में मुझे ले गए थे, जिसकी शक्ल सूरत और कद काठ मुझसे मिलता था। रास्ते में जब उन्हें हकीकत मालूम हुई तो बहुत माजरत करते हुए उन्होंने मुझे एक टैक्सी स्टैंड के करीब उतारा और चले गए। मैं तो काउसी को ये भी बताना नहीं चाहता कि मुझे या आप सबको ये मालूम है कि मुझे सावक वालों ने उठाया है। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मिसेस जाहिदी ने आकर बताया कि जनरल काउसी ड्राइंग रूम में मेरा इंतजार कर रहा है। मेरे साथियों ने यक ज़बान होकर मुझे यकीन दिलाया कि मैंने सावक के सरबराह से अपने ताउन का जो वादा किया है उसमें उनका भरपूर ताउन शामिल होगा और वो मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे हर मिशन को पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। मैंने अपने साथियों को कहा कि मैं जनरल काउसी से मिलने मिसेस जाहिदी के ड्राइंग रूम में जा रहा हूं। आप में से जो भी चाहें हमारी गुफ्तगू में शरीक हो सकते हैं। कैसर, इमरान, मुजम्मिल और माहा मेरे साथ ही उठ खड़े हुए और बाकी साथी अपने अपने कमरों में चले गए। जनरल काउसी ने मुझे देखा तो मुझसे यूं लिपट लिपट कर मिला जैसे बरसों से बिछड़े दोस्त मिलते हैं। उसने कहा कि अल्लाह का शुक्र है कि तुम बखैरियत वापस आ गए, वरना सावक वाले जिसको एक बार उठा लें फिर उसका कभी पता नहीं चलता। तुम्हें इतनी जल्दी उनसे रिहाई कैसे मिल गई? मैंने कहा कि इसलिए जनरल काउसी कि मुझे हिरासत में लिया नहीं गया था। मेरे किसी हमशक्ल के शुबे में वो मुझे अपनी गाड़ी में थोड़ी दूर ले गए थे। मैंने जब उन्हें अपना पासपोर्ट दिखाया तो उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि वो मुझे किसी और के मुगालते में साथ ले जा रहे थे। उन्होंने बार बार माजरत करने के बाद मुझे होटल के करीब एक टैक्सी स्टैंड पर उतारा और चले गए। मैंने मुख्तसर अल्फाज में सारे वाक़े को समेटा। उसने कहा कि ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, वरना सावक वालों को जब तक ये यकीन न हो कि वो किसी गैर मतलूबा शख्स को गलती से ले आए हैं, उस वक्त तक उस शख्स की ऐसी बुरी हालत हो चुकी होती है कि वो ना तो जिंदों में शुमार होता है और ना ही मुर्दों में। काउसी ने मोसाद के मुतालिक अपने ख्यालात बयान करते हुए कहा कि चलिए छोड़िए इस वाक़े को, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि गुज़श्ता रात आपने जिन 2 ऑयल की बाय प्रोडक्ट्स बनाने वाले 2 अमरीकियों को अपनी दावत में बुलाया था, उनका हुदूद दरबा क्या है? आप कब से उन्हें जानते हैं और इस काम के अलावा उनकी और क्या मसरूफियात हैं? मैंने काउसी से पूछा तो उसने कहा कि दरअसल उनके मुतालिक मैं खुद इससे ज़्यादा नहीं जानता जैसा आपने बताया है। मेरे एक दोस्त ने जिसके पास उनकी प्रोडक्ट्स की एजेंसी है, मेरी इजाज़त से उन्हें अपने मेहमानों की सूरत में बिलवास्ता बुलवाया था। मेरे दोस्त ने मुझे ये कहकर उनको भी दावत में शिरकत की इजाज़त ली थी कि वो अपने उन कारोबारी दोस्तों को इस दावत में आला फौजी अफसरान से मिलाकर अपनी कदर कीमत में इजाफा करना चाहता है। लेकिन आप उनके मुताल्लिक क्यों पूछ रहे हैं? मैंने कहा कि इसलिए कि उन्होंने दावत के दौरान खुसूसी तौर पर अपनी तवज्जो माहा पर मबजूल रखी। खाने के बाद जब हम कॉफी पीने सोफों पर आ बैठे तो माहा के ये बताने पर मैं उनके साथ ही बैठ गया। मुझसे भी उन्होंने माहा के मुताल्लिक सवाल किए तो मैंने उन्हें ये कहा कि माहा मेरी बीवी है। फिर भी उनका तजस्सुस कम न हुआ। मैंने एक बात और नोट की कि उनमें से एक तो अमरीकी लबो लहजे में इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन दूसरा जो माहा की तरफ ज्यादा मुतवज्जे था उसकी अंग्रेजी का तलफ़ुज़ बिल्कुल मिडल ईस्ट और फ्रांसीसियों की तरह था। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने दोस्तों के जरिए इन दोनों अमरीकियों के मुकम्मल कवायफ और तेहरान में रिहायशी एड्रेस कल शाम तक मुझे दें। इस पर काउसी बोला कि ये क्या मुश्किल है, मैं अपने दोस्त को अभी फ़ोन करके उनके नाम और कारखानों और रिहायशी एड्रेस ले लेता हूँ। मुझे उनके मुताल्लिक सिर्फ ये पता है कि जब मेरे दोस्त ने उन्हें हमराह लाने की इजाज़त तलब की तो मैंने उसे कहा कि वो अपनी फैमिलियों को भी हमराह ले आएं। तो मेरे दोस्त ने जवाब दिया कि वो फिलहाल यहाँ किसी होटल में रहते हैं और उनकी फैमिलीज उनके साथ नहीं है। ये कहकर काउसी ने मिसेस जाहिदी से इजाज़त लेकर उसके फ़ोन पर अपने दोस्त से राब्ता किया। टेलीफोन जिस मेज़ पर पड़ा था उस पर पैड और कलम भी था। काउसी रिसीवर अपने कान से लगाए कुछ लिखता भी जाता। बात खत्म होने पर उसने वो कागज मेरे हवाले किया। वो दोनों अमरीकी हिल्टन होटल में ठहरे हुए थे और उनके नाम वॉकर और स्मिथ थे। जनरल काउसी ने मुझे बताया कि उसने रामसर में होने वाले हादसात की मेरे कहने के ऐन मुताबिक रिपोर्ट बनाकर पुलिस के चीफ को भिजवा दी है
और उसे यकीन है कि पुलिस चीफ उसकी रिपोर्ट के फ्रेमवर्क में ही अपनी तफ्तीश दिखाएगा। थोड़ी देर के बाद काउसी हमसे रुखसत हुआ। उसके जाने के बाद मैंने माहा, कैसर, इमरान और मुजम्मिल से मशवरा करके उन अमरीकियों से आज रात ही मिलने का प्रोग्राम बनाया और इसकी तफसील तय करके हम अपने अपने कमरों में चले गए। वो तमाम सामाईन जो पिछले मिशंस के बारे में जानते हैं बखूबी समझ चुके होंगे कि मेरे और मेरे साथियों के किसी को मिलने से क्या मुराद होती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बिला ताखिर मिलती रहें। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार करने के साथ साथ अपने पाक वतन के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को दुश्मनों और गद्दारों के शर से महफूज रखे। हम मज़ीद वीडियोस लेकर जल्दी हाजिर होंगे। अपना और अपने वतन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।